आज हम 70 के दशक की उस कहानी पर गौर करने वाले हैं जिसने बॉलीवुड का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसी सुपरस्टार की कहानी जो टाइम मैगजीन के कवर पर छपने वाली पहली भारतीय बनी, लेकिन जिसकी मौत की खबर दुनिया को 3 दिन बाद मिली। आज हम परवीन बाबी की कहानी की परतें खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक स्टार के बनने और बिखरने की कहानी नहीं है। ये ग्लैमर की उस ऊंचाई की कहानी है जहां से गिरने पर आवाज भी नहीं होती। ये उस दौर की कहानी है जब मानसिक बीमारी को नखरे समझ लिया जाता था। और ये उस अकेलेपन की कहानी है जो हजारों की भीड़ में भी महसूस होता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। जो जानकारी मिलती है, परवीन बाबे जूनागढ़ के एक शाही परिवार से थीं। बिल्कुल। उनके अंदाज में, उनकी चाल में एक नजाकत थी। आपको लगता है कि इस रॉयल बैकग्राउंड का उनके करियर की शुरुआत में कोई हाथ था? देखिए, इसमें हाँ और नहीं दोनों हैं। शाही परिवार कहने से एक इमेज बनती है कि शायद वो किसी महल में पली बड़ी होंगी। बिल्कुल। लेकिन असल में हाँ, उनका परिवार जूनागढ़ के नवाबों से जुड़ा था, पर वो एक पश्तून खानदान से थी। तो उनके अंदर वो एक तहजीब और एक कॉन्फिडेंस था। लेकिन उनका असली हथियार उनका रॉयल होना नहीं था, बल्कि उस रॉयल इमेज को तोड़कर पूरी तरह से मॉडर्न और बिंदास दिखना था। अच्छा। यहीं से उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। और वो पहचान बहुत जल्दी बन गई। 1972 में मॉडलिंग और फिर 1973 में फिल्म चरित्र से डेब्यू। लेकिन वो कौन सा पल था जब वो एक मॉडल से स्टार बन गई? मेरे ख्याल से वो मोमेंट मजबूर फिल्म से आया है ना, अमिताभ बच्चन के साथ। बिल्कुल। मजबूर एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लेकिन परवीन बाबी की असली कहानी को समझने के लिए हमें उनकी सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर जीनत अमान को भी याद करना होगा। हाँ हाँ। दोनों ने एक ही वक्त पर एक ही तरह के वेस्टर्न और बोल्ड किरदारों से शुरुआत की, लेकिन दोनों में एक फर्क था। जीनत अमान में एक हिप्पी वाइब थी, एक तरह की बगावत। परवीन बाबी में बगावत के साथ साथ एक सोफिस्टिकेशन था, एक ठंडा कैलकुलेटर ग्रेस था। ये दिलचस्प है। तो मतलब जीनत आग थे तो परवीन बर्फ। कुछ हद तक हाँ। परवीन का अंदाज ऐसा था जैसे उन्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं है। हाथ में सिगरेट, खुले बाल, वेस्टर्न कपड़े, ये सब सिर्फ एक स्टाइल स्टेटमेंट नहीं था। ये एक ऐलान था। हाँ, ये ऐलान था कि हिंदी फिल्म की हीरोइन अब बदल चुकी है। वो अब अबला नारी नहीं है। वो अपनी शर्तों पर जिएगी, प्यार करेगी और शायद सिगरेट भी पिएगी। और दर्शकों ने इस बदलाव को हाथों हाथ लिया। 1975 से 1980 का दौर, वो तो पूरी तरह से परवीन बाबी का था। दीवार, नमक हलाल, शान, अमर अकबर एंथनी, सुहाग, एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर। ऐसा लगता था जैसे अमिताभ बच्चन को अपनी एंग्री यंग मैन इमेज को पूरा करने के लिए एक ऐसी ही हीरोइन की जरूरत थी। बिल्कुल। और ये कमाल का कमर्शियल बैलेंस था। इसे सिर्फ केमिस्ट्री कहना अधूरा होगा। समाज में जो गुस्सा अमिताभ बच्चन के किरदार में उबल रहा था, परवीन बाबी का किरदार उस गुस्से को एक मॉडर्न ग्लैमरस मंजिल देता था। अच्छा। वो सिर्फ उनकी प्रेमिका नहीं थी, वो उनके एंग्री यंग मैन होने की वजह का एक एस्पिरेशनल रिवॉर्ड थी। वाह, ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं। मतलब अगर अमिताभ दीवार तोड़ रहे थे, तो परवीन वो मॉडर्न दुनिया थी जिसके लिए वो दीवार तोड़ रहे थे। बिल्कुल सही। इस जोड़ी ने दर्शकों को एक पूरा पैकेज दिया, विद्रोह भी और विद्रोह का इनाम भी। वो एक दूसरे के स्टारडम को और चमका रहे थे। सही बात है। यही वजह है कि ये जोड़ी इतनी बड़ी हिट थी। वो पर्दे पर दो बराबर की ताकतें नजर आती थीं, जो उस दौर के लिए बहुत बड़ी बात थी। और इसी स्टारडम का नतीजा था कि 1976 में टाइम मैगजीन ने उन्हें अपने कवर पर जगह दी। ये कितनी बड़ी बात थी उस समय। ये बहुत बहुत बड़ी बात थी। आज के सोशल मीडिया के दौर में शायद ये समझना मुश्किल हो, लेकिन 70 के दशक में टाइम मैगजीन के कवर पर आना मतलब दुनिया भर में पहचान मिलना। हाँ, दुनिया भर में पहचान मिलना। ये सिर्फ परवीन बाबी की नहीं बल्कि बदलते हुए भारतीय सिनेमा की पहचान थी। ये इस बात का सबूत था कि बॉलीवुड अब ग्लोबल हो रहा है और परवीन बाबी उसका चेहरा थी। तो एक तरफ शोहरत की ये बुलंदियां थीं, प्रोड्यूसर्स घर के बाहर लाइन लगाए खड़े हैं, दुनिया भर में नाम है। लेकिन इसी चमक दमक के पीछे एक खालीपन भी दस्तक दे रहा था। उनकी निजी जिंदगी, उनके रिश्ते उतने कामयाब नहीं रहे। हाँ, और अक्सर ऐसा होता है जब आप बाहर की दुनिया में इतने बड़े हो जाते हैं तो अंदर की दुनिया उतनी ही छोटी और अकेली लगने लगती है। उनके जिंदगी में 3 अहम रिश्ते रहे, डैनी डेंजोंगपा, कबीर बेदी और महेश भट्ट। हर रिश्ते में उन्होंने खुद को पूरी तरह से झोंक दिया, लेकिन शायद उन्हें वो सुकून नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी।
जो जानकारी मिलती है उसके मुताबिक महेश भट्ट के साथ उनका रिश्ता सबसे गहरा और सबसे दर्दनाक रहा। कहते हैं कि इसी रिश्ते के दौरान उनकी मानसिक बीमारी के लक्षण दिखने शुरू हुए थे। तो क्या ये रिश्ते का तनाव था जिसने बीमारी को ट्रिगर किया, या बीमारी पहले से मौजूद थी जो रिश्ते को मुश्किल बना रही थी? ये क्लासिक पहले मुर्गियां अंडा वाली सिचुएशन है। देखिए, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया एक जेनेटिक और बायोलॉजिकल बीमारी है। वो किसी रिश्ते की वजह से होती नहीं है। अच्छा। लेकिन हाँ, जिंदगी का तनाव, इमोशनल उथल-पुथल वो इसके लक्षणों को सतह पर ला सकती हैं, उन्हें और गंभीर बना सकती हैं। और महेश भट्ट के साथ उनका रिश्ता बहुत इंटेंस था, और शायद इसी इंटेंसिटी ने उन दरारों को और चौड़ा कर दिया जो पहले से उनके मन में मौजूद थीं। और यहीं से कहानी एक डरावना मोड़ लेना शुरू करती है। प्यार धीरे धीरे शक में बदलने लगता है। वो परवीन बाबी जो पर्दे पर इतनी निडर और बिंदास दिखती थीं, अपनी असल जिंदगी में एक अनजाने डर से घिरने लगती हैं। बिल्कुल। बाहर से देखने वालों को ये शायद एक स्टार के मूड स्विंग्स या इमोशनल ड्रामा लग रहा था, लेकिन असल में ये एक गंभीर बीमारी की शुरुआत थी। एक ऐसी बीमारी जिसे उस वक्त ना कोई समझ पाया, ना कोई उसका नाम जानता था। ये पढ़कर हैरानी होती है कि वो अमिताभ बच्चन जैसे अपने सबसे सफल को-स्टार से डरने लगी थीं। उन्हें लगता था कि वो उन्हें मारना चाहते हैं। यहाँ तक कि एक बार उन्होंने एक फिल्म का शूट करने से मना कर दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि सेट पर लगे झूमर में बम है और वो उन्हें मारने के लिए लगाया गया है। ये डर अचानक आया या इसके कुछ शुरुआती संकेत थे जो लोगों ने नजरअंदाज कर दिए? पेनिया नाम की बीमारी ने जकड़ लिया था। ये एक ऐसी हालत है जहां इंसान हकीकत और वहम में फर्क नहीं कर पाता। उसे लगता है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ साजिश कर रही है। महेश भट्ट ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि एक बार वो जब घर पहुंचे तो परवीन एक फिल्मी कॉस्ट्यूम में, हाथ में चाकू लिए घर के कोने में दुबकी हुई थीं और कांप रही थीं। ओह गॉड! उन्होंने महेश भट्ट से कहा, दरवाजा बंद करो, वो मुझे मार डालेंगे। ये सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए, जवानी जाने मन गाने पर पूरे देश को नचाने वाली वो स्टार अब अपनी ही परछाई से डरने लगी थी। लेकिन सवाल ये है कि इंडस्ट्री में किसी को समझ क्यों नहीं आया? उनके डायरेक्टर्स, को-स्टार्स, दोस्त, क्या सबने इसे सिर्फ नखरे समझ लिया? और यही इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। हमें ये समझना जरूरी है कि क्यों इसे नखरे समझा गया। बॉलीवुड में एक्ट्रेस से वैसे भी लार्जर दैन लाइफ होने की उम्मीद की जाती है। उनका इमोशनल होना, गुस्सा करना, सेट पे देर से आना, ये सब उनके आर्टिस्टिक टेम्परामेंट का हिस्सा माना जाता था। अच्छा, हाँ। तो जब परवीन बाबी का व्यवहार बदलने लगा, इंडस्ट्री ने उसे उसी चश्मे से देखा। तो मतलब जिस इंडस्ट्री ने उन्हें उनके इमोशनल किरदारों के लिए इतना सराहा, वही इंडस्ट्री उनके असली इमोशनल दर्द को नहीं पहचान पाई। बिल्कुल। किसी ने ये सोचा ही नहीं कि एक मेडिकल लाइन भी होती है जिसे वो पार कर रही थी। वो एक ऐसी इंडस्ट्री में बीमार पड़ी जहां इमोशंस बिकाऊ थे, जहां आंसू बेचकर पैसे कमाए जाते थे, लेकिन असली दर्द को पहचानने का कोई तरीका नहीं था। सही बात है। उस दौर में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता लगभग शून्य थी। आज हम सिजोफ्रेनिया को एक मेडिकल कंडीशन मानते हैं, लेकिन तब इसे पागलपन या स्टारडम का गुरूर समझकर नजरअंदाज कर दिया गया। और इसी नजरअंदाजी का नतीजा था कि वो धीरे धीरे सबसे दूर होती चली गई। 80 के दशक के आखिर में और 90 के दशक की शुरुआत में परवीन बाबी इंडस्ट्री और देश छोड़कर अचानक जैसे गायबी हो गईं। कुछ साल वो कहाँ रहीं, क्या करती रहीं, इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। वो कुछ समय के लिए यूजी कृष्णमूर्ति नाम के एक दार्शनिक के साथ भी रहीं, शायद किसी तरह की शांति या जवाब की तलाश में। लेकिन जब वो सालों बाद भारत वापस लौटी, तो वो एक बिल्कुल अलग इंसान थी। हाँ, तस्वीरों में ये साफ दिखता है। उनका वजन बहुत बढ़ गया था, शरीर फूल गया था और चेहरे की वो मशहूर चमक वो पूरी तरह जा चुकी थी। वो स्टारडम वाली परवीन कहीं खो गई थी। वो मुंबई के जुहू इलाके में अपने एक फ्लैट में बिल्कुल अकेली रहने लगी। और ये अकेलापन मुकम्मल था। मतलब ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, ना कोई नौकर। वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुकी थी। वो अखबारों में इंटरव्यू देती थीं, जिसमें वो कई बड़े लोगों पर उन्हें मारने की साजिश रचने का इल्जाम लगाती थीं। लोग उन्हें पढ़ते थे और शायद उन पर हंसते भी थे। किसी ने उनकी मदद करने की कोशिश नहीं की। और फिर आया 22 जनवरी 2005 का वो दिन, जब उनके दरवाजे के बाहर कई दिनों से दूध के पैकेट और अखबार जमा होने लगे। तो सोसाइटी के लोगों को शक हुआ। पुलिस को बुलाया गया, दरवाजा तोड़ा गया।
अंदर जो मंजर था उसने सबको हिला कर रख दिया। बिस्तर पर उनकी बेजान लाश मिली, जो शायद 72 घंटे यानी 3 दिन पुरानी थी। ये अंत सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है। जिस स्टारडम ने उन्हें करोड़ों लोगों के दिलों तक पहुंचाया, वही स्टारडम उन्हें अंत में गहरे अकेलेपन में छोड़ गया। ये दिखाता है कि शोहरत की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही खोखली हो सकती है। जहां हजारों की भीड़ में भी इंसान तन्हा रह जाता है। उनकी मौत इस बात का सबूत है कि कैमरे की फ्लैशलाइट बंद होने के बाद का अंधेरा कितना गहरा हो सकता है। ऑटोप्सी रिपोर्ट में पता चला कि उनकी मौत भूखमरी और ऑर्गन फेलियर से हुई थी। शायद आखिरी दिनों में उन्होंने खाना पीना ही छोड़ दिया था। परवीन बाबी की कहानी दिखाती है कि कामयाबी की कीमत कई बार बहुत बड़ी होती है। उन्होंने अपनी शर्तों पर जिंदगी जी, भारतीय हीरोइन की परिभाषा बदली, लेकिन उनकी कहानी एक अधूरेपन का, एक कसक का एहसास छोड़ जाती है। बिल्कुल, वो सिर्फ एक दुखद कहानी नहीं है। वो एक ट्रेंड सेटर थी, एक फैशन आइकॉन थी और एक बेहतरीन अदाकारा थी। उनका असर आज भी बॉलीवुड की हीरोइनों में कहीं ना कहीं दिखता है, लेकिन उनकी कहानी हमें सोचने के लिए एक बहुत अहम सवाल भी देती है। और वो सवाल क्या है? सवाल यह है कि शोहरत की चकाचौंध के पीछे की असलियत क्या है, और क्या आज इतने सालों बाद इंडस्ट्री में मानसिक स्वास्थ्य के लेकर जो चुप्पी उस दौर में थी, वो वाकई टूटी है, या आज भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के इस दौर में प्रेशर और अकेलेपन का वही अंधेरा मौजूद है, बस उसका रूप बदल गया है।